गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 11.1 और 11.2 प्रमेय को करेंगे। तो इसके लिए हमें 11.1 प्रमेय दी हुई है इसने, जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसको हम थेल्स प्रमेय भी बोल देते हैं। तो नाम से भी ये सिद्ध करने के लिए कह सकता है, तो नाम हमें याद रखना है। इसमें क्या कहा है इसने, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची हुई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसके लिए हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम है ABC, और इसके लिए हमारे पास एक रेखा खींची है DE जो BC के क्या है, समांतर है। अब DE BC के समांतर दिया है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि बाकी जो दो भुजाएं बच गई हैं AB और AC, इन दोनों को ये DE समान अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब AD बटा DB बराबर है AE बटा में EC के। तो हमें दिया है सबसे पहले इसने क्या दिया है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC हमें दिया है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि इन भुजाओं का अनुपात बराबर है। कहने का मतलब AD बटा में DB बराबर है AE बटा में EC के। इनको बराबर सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करेंगे, रचना के लिए हमें इन जो भुजाएं दी हैं उनके आधार मान करके हमें जिस त्रिभुज में आ रही है ये भुजाएं, उनका क्षेत्रफल निकालना है, ताकि हम इनका अनुपात निकाल पाएं और बाद में उनको हम बराबर कर पाएं। तो इसके लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ऊंचाई चाहिए होगी। तो ऊंचाई के लिए हमने रचना की है, EF हमने खींचा है AD के ऊपर लंब, और DG हमने खींचा है AE के ऊपर लंब। और दूसरा हम देखें तो हमने इनके विकर्णों की रचना की है DE, BE और DC की। तो लिखेंगे रचना में क्या क्या रचना की है हमने रचना की है EF लंब खींचा है हमने AB पर, और दूसरा हमने ये G नाम है इसका, तो DG लंब खींचा है हमने AC पर की रचना की, तथा विकर्ण कौन कौन से विकर्ण खींचे हैं, DC और BE, DC व BE की रचना की। रचना कर ली हमने। अब हम इसके लिए उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में हमें क्या करना है, जो हमें भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, उन भुजाओं को आधार मान करके ये जिस त्रिभुज में आ रही हैं उनका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हमें AD भुजा चाहिए। तो AD भुजा कौन से त्रिभुज में आ रही है, ये आ रही है ADE में। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। तो हमारे पास एरिया ऑफ त्रिभुज ADE क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 गुणा में आधार क्या बन जाएगा इसका, AD, और AD आधार के लिए ऊंचाई क्या है, EF। तो गुणा में क्या आएगा हमारे पास EF, ये बन गई समीकरण नंबर 1। फिर हमें भुजा चाहिए DB। तो DB भुजा कौन से त्रिभुज में आ रही है, DBE में। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो इसके लिए भी सूत्र क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इसके लिए हमारे पास DB क्या बन जाएगा, इसका आधार, और इसके लिए ऊंचाई क्या आएगी, ये क्या बन रहा है, एक अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है। और अधिक कोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से बाहर होती है, त्रिभुज से बाहर होती है। तो इसके लिए ऊंचाई क्या है, EF। तो हमारे पास गुणा में क्या आ जाएगा, EF। ये बन गई समीकरण नंबर 2।
फिर हमें भुजा चाहिए ए ई भुजा कौन से त्रिभुज में आ रही है, ये आ रही है ए डी ई में। तो हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई निकालेंगे। इसके लिए भी सूत्र वही रहेगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या होगा इसके लिए, ए ई, और ऊंचाई इसके लिए क्या बनेगी, डी जी। तो हमारे पास ऊंचाई है डी जी, ये बन गई समीकरण नंबर 3। उसके बाद हमें जो भुजा चाहिए वो चाहिए ई सी। तो ई सी भुजा जो है वो कौन से त्रिभुज में आ रही है, ये आ रही है ई सी डी में। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी। इसके लिए भी सूत्र वही रहेगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या आ जाएगा इसका, ई सी, और ऊंचाई क्या आ जाएगी हमारे पास, ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास डी जी, क्योंकि ये भी क्या है, एक अधिक कोण त्रिभुज है, और अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई बाहर है जो क्या है, डी जी। हमारे पास चारों के लिए त्रिभुज आ गए हैं, त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ गया है। अब हमें भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। कौन कौन सी भुजा का, एडी और डीबी का। एडी कौन सी समीकरण में है, 1 में, और डीबी कौन से में है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 1/2 से क्या आएगा हमारे पास, 1 और 2 को भाग करेंगे तो 1 और 2 को भाग करेंगे क्या बनेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई। ए डी ई के लिए हमारे पास क्या है, 1/2 गुना में ए डी गुना में ई एफ। समीकरण 2 में क्या है हमारे पास, 1/2 गुना में डी बी गुना में ई एफ। यहां से 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एफ से ई एफ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, ए डी बटा में डी बी। ये बन गई समीकरण नंबर 5। उसके बाद में हमारे पास हमें अनुपात ज्ञात करना है किस किस का, ए ई और ई सी का। तो ए ई है समीकरण 3 में, और ई सी है समीकरण 4 में। तो समीकरण 3/4 से क्या बनेगा, एरिया ऑफ, तीसरी समीकरण में क्या है, त्रिभुज ए डी ई बटा में, चौथी समीकरण में क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी बराबर, तीसरी समीकरण में क्या है, 1/2 गुना में ए ई गुना में है हमारे पास डी जी बटा में 1/2 गुना में ई सी गुना में आ जाएगा डी जी। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डी जी से डी जी कट जाएगा, क्या बनेगा, ए ई बटा में ई सी। ये बन गई समीकरण नंबर 6। अब हमारे पास अनुपात तो आ गए, अब हमें इन्हें बराबर सिद्ध करना है। बराबर सिद्ध करने के लिए अगर हम इन चारों क्षेत्रफलों का जो अनुपात बन रहा है, एडीई का डीबीई के साथ और एडीई का ईसीडी के साथ, वो अनुपात अगर बराबर आ जाए तो इन भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम देखें तो इसमें समीकरण 5 में अंश क्या है, एडीई, और समीकरण 6 में भी अंश क्या है, एडीई। तो अंश तो बराबर है, अगर ये हर बराबर आ जाए, कहने का मतलब डीबीई का क्षेत्रफल और ईसीडी का क्षेत्रफल अगर बराबर आ जाए तो ये अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसके लिए अगर हम देखें डायग्राम में, तो डीबीई जो त्रिभुज बन रहा है हमारे पास, ये वाला त्रिभुज डीबीई और दूसरा त्रिभुज ईसीडी, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो दोनों त्रिभुज दो समांतर भुजाओं डीई और बीसी के समान, बीसी के बीच में बन रहा है और एक ही आधार डीई पर बन रहा है। तो हमने 9वीं में ये प्रमेय पढ़ी थी कि हमारे पास दो समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर बनने वाले जो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि दो समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है।
और अगर ये बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर होगा हमारे पास एरिया ऑफ त्रिभुज ECD। और अगर ये एरिया बराबर है तो इनका अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर। ये दोनों अनुपात बराबर हैं तो समीकरण 5 और 6 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 5 व 6 से क्या बन जाएगा, AD बटा में DB बराबर है किसके, AE बटा में EC के। तो हमारे पास जो अनुपात है जो हमें सिद्ध करना था वो बराबर आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो वो बाकी जो दो भुजाएं हैं उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमारी जो प्रमेय 11.1 थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सेकंड जो प्रमेय है, प्रमेय 11.2, उसको सॉल्व करेंगे। तो इसने हमें जो नेक्स्ट प्रमेय दी है, प्रमेय 11.2 क्या दी है इसने, प्रमेय 11.1 का विलोम है। ये क्या कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि जो ये अनुपात हैं ये बराबर हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि ये DE जो है वो BC के समांतर है। तो हमें दिया है इसने, क्या दिया हुआ है, AD बटा में DB बराबर है AE बटा में EC के। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, DE समांतर है किसके, BC के। इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करेंगे, हम D से एक और रेखा खींच देंगे जो हम मान लेते हैं कि वो क्या है, DE डैश है, और ये जो रेखा है वो BC के समांतर है। तो DE डैश समांतर BC की रचना की। अब अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि जो ये DE और DE डैश रेखाएं हैं वो एक ही रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, तो ये DE डैश समांतर है BC के, तो DEB क्या हो जाएगी, समांतर। तो इसके लिए हमें ये सिद्ध करना है कि DE डैश और DE वो क्या है, संपाती हैं, और E और E डैश बिंदु भी क्या है, संपाती हैं। तो इसके लिए उपपत्ति में जो दिया हुआ है उसको लेकर के चलेंगे। क्या दिया हुआ है, AD बटा में DB बराबर दिया है हमें AE बटा EC के। ये बन गई समीकरण नंबर 1। उसके बाद में हमने जो रचना की है, रचना से हमारे पास क्या है, DE डैश समांतर है किसके, BC के। और अगर ये समांतर हैं तो प्रमेय 11.1 से हम क्या लिख सकते हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। तो AD बटा में DB बराबर होगा AE डैश बटा में E डैश C। ये बन गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखें तो दोनों ही हमारे पास AD बटा DB और इधर भी क्या है, AD बटा DB के बराबर हैं। तो समीकरण 1 व 2 से क्या बन जाएगा, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, AE बटा में EC बराबर है AE डैश बटा में E डैश C के। अब यहां से हमें EE डैश का मान 0 सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें यहां से AE और AE डैश को हटाना पड़ेगा, और ये हटेंगे कब, जब ये दोनों मान एक जैसे बनेंगे। एक जैसे कब बनेंगे, जब हम AE में EC जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, AC। AE डैश में E डैश C जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, AC। ये AC बन करके आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो AC बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AE और EC को जोड़ना होगा। तो AE हमारे पास क्या है, इसका अंश है, और EC क्या है, इसका हर है। बटा में हर को हमें वैसे का वैसा ही रखना है। तो ये दोनों तरफ लगाएंगे तो क्या बनेगा, AE प्लस EC बटा में क्या बच जाएगा, EC बराबर AE डैश प्लस E डैश C
बटा में क्या आ जाएगा ई डैश सी। ए ई और ई सी जुड़कर क्या बना रहे हैं, ए सी बना रहे हैं, बटा में क्या आ जाएगा ई सी बराबर ए ई डैश और ई डैश सी जुड़कर भी क्या बना रहे हैं, ए सी बना रहे हैं, बटा में क्या है ई डैश सी। ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी एक बच गया और यहाँ पे भी एक बच गया। इनका तिरछा गुना करेंगे तो ई डैश सी को एक से गुना किया ई डैश सी बराबर ई सी को एक से गुना करेंगे ई सी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ई सी में दो भुजाएं हैं ई ई डैश और ई डैश सी। तो ई डैश सी को तो वैसे का वैसे ही रखेंगे, ई सी में दो भुजाएं हैं उनके जोड़ के रूप में लिख देंगे ई ई डैश प्लस ई डैश सी। ई डैश सी से ई डैश सी कैंसिल हो जाएगा तो ई ई डैश का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 0। अगर ई ई डैश 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ई और ई डैश बिंदु क्या हैं, समपाती हैं। और अगर ये दोनों बिंदु समपाती हैं तो डी ई और डी ई डैश भी क्या होंगे, समपाती होंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः डी ई व डी ई डैश समपाती हैं। और अगर ये समपाती हैं तो हमने रचना से क्या लिखा था, डी ई डैश समांतर है बी सी के, तो डी ई बी किसके समांतर हो जाएगा, बी सी के। तो हम लिख सकते हैं डी ई समांतर है बी सी के। तो प्रमेय हमने क्या सिद्ध की कि अगर हमारे पास कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो हमारी जो 11.2 प्रमेय है वो कंप्लीट हो गए हैं। इन दोनों पर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।